हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज हम यहाँ पे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रह गए, दैट इज नोमेनक्लेचर एंड द टेक्सोनॉमिक एड्स। देखिए बेटा, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, एक टॉपिक जो दोनों में ही आता है और जो आपको कंफ्यूज करता है दैट इज टेक्सोनॉमिक एड्स। क्योंकि अभी आपने शुरू किया है क्लास 11 को, क्लास 10th में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग ऐसा कुछ पढ़ के नहीं आए हो। सो बेटा आप लोगों को नाम लर्न करने में बड़ी मुश्किलें होंगी कि यार ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में से, इसका नाम तो याद ही नहीं हो रहा। मैम क्या ये सारे जनरल जीनस और स्पीशीज के नेम लर्न करने पड़ेंगे, क्या सारे साइंटिफिक नेम मुझे याद हो जाएंगे? देखिए बेटा ऑब्वियसली हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने क्लास 11 को शुरू किया है। इस चैप्टर में जिस एग्जाम्पल्स की बात की है उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये वही सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे आप क्लास 11th में आगे बढ़ते रहोगे आपके लिए चीज़ें बहुत ही हलवा हो जाने वाली है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, आप कोई दोस्त से मिलते हो या आप क्लास में नए नए आते हो, भाई तेरा नाम तेरा नाम क्या है, ऐसा ऐसा कुछ करते हो ना, और उसका भूल जाते हो बार बार, यार उसको बुलाइयो क्या है वो चश्मे वाला वो उसको, तो लेकिन जब उसके बाद तो अरे भाई ये तो मतलब तुम्हें उसके नाम याद हो जाते हैं ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली। इनिशियली आपको डिफिकल्टी होगी, आज जो मैं आपको कुछ नाम याद कराऊंगी हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, बट बेटा इट इज़ वेरी इजी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही कॉमन हो जाएंगी। सो चलिए, मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक लेक्चर। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं अब तो जान जाओ और अच्छे से मेरे साथ जुड़ जाओ। सो नाउ आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने टेक्सोनॉमी को स्टार्ट किया था, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इसका पार्ट है वो करेंगे और बेटा टेक्सोनॉमिक एड्स करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास पे मैंने आपको एक चीज बोली थी दैट इज टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में एक बहुत महान नाम जो आपको याद रखना है दैट इज कैरोलस लिनानियस। और बेटा इस नाम को कभी भूल मत जाना, क्योंकि ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहेंगे ना। अनदर थिंग हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि इसके कंपोनेंट्स 4 होते हैं। 4 बोले तो जैसे तुमने कोई विचित्र सा प्राणी देख लिया, अभी तुमको लगता है ये किसी ने नहीं देखा, तो बेटा अगर तुम उसको देख करके ही चले जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला कि सबसे पहले उसको तुमने देखा था। जिस बंदे ने सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया, यानी जिसने उसके कैरेक्टर्स लिखे, जिसने उसको क्लासिफाई किया, उसी पे वो उसकी डिस्कवरी जाएगी। तो तुम्हारे साथ फिर से बड़ा धोखा हो जाएगा अगर तुमने उसको डिस्क्राइब नहीं किया। सो साइंस बेटा, बायोलॉजी इज देयर इज नथिंग टू बी इन्वेंटेड, सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप बस चीजों को डिस्कवर करते हो। तो जब आपने कुछ डिस्कवर किया यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर बुक्स, इन द जर्नल्स, इन द रिसर्च पेपर्स। सो कोई भी अगर तुम प्राणी को देखते हो, अब हो सकता है वो तुमने पहली बार देखा हो या वो पहले से ही प्रेजेंट है, बहुतों ने देखा हो और अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया हो, तो उसको कैसे करते हैं? सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था, हम उसकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं, यानी उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम लिखेंगे। अच्छा ये फीचर्स इसके अंदर है। दूसरी चीज बेटा जो हम करते हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन। अब आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, यानी आप उसको कंपेयर करोगे कि यार ये किसके जैसा लगता है, ये किस कैटेगरी में मैं डालूंगा, क्या ये एनिमल है तो किस तरीके का एनिमल है। उसके बाद क्योंकि उसका नाम नहीं है अभी तक, तो आप उसको एक यूनिक सा विचित्र सा नाम दोगे। कितनी अजीब सी बात है, गंदे से नाम देते हैं, लेकिन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन नाम से ये हर जगह जाने जाते हैं। एंड नाम देने के बाद अब अगर आप जिस ग्रुप में डालोगे, लेकिन अगर ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता आप इसको एक सेपरेट कैटेगरी में डालोगे। सो दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी पढ़ेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब जब मैं नाम देने की बात करती हूँ तो मैं कहूँगी कि तुम्हारे यहाँ आम को क्या कहा जाता है? आम ही कहा जाता है। मेरे को तो आम खाना पसंद है, मुझे नहीं पसंद, हाथ गंदे हो जाते हैं आम खाने के बाद। और आई रिमेम्बर जब एक मतलब छोटे से हम लोग थे
तब इतनी मोटी नहीं थी मैं और पतली थी, और मम्मी और मैंने बहुत सारे आम खा लिए थे, गाँव से आए थे, बहुत ही टेस्टी आम। तो हम लोगों ने बहुत आम खा लिए, मतलब छोटे छोटे खाते चले गए भाई। उसके बाद से मेरा मन भर गया। ये बात है क्लास 11 की, और उस क्लास 11 के बाद मेरे को आम इतने पसंद ही नहीं, मन सा भर गया मेरा उनसे। तो यार देखिए, पॉइंट ये था, कहाँ मैं बह गई, है ना। द पॉइंट वॉज कि बेटा आपकी जगह उसको आम कहते हैं, कुछ लोग उसको मैंगो कहते हैं, कुछ लोग उसको शायद अलग नाम से कहते होंगे। बट अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी में किसी चीज की बात करूंगी, अगर मैं इस प्लांट की बात करूंगी, इसके बारे में कुछ बताऊंगी, तो पूरी वर्ल्ड में ये एक नाम से जाना चाहिए। कि अगर मैं उसको कहूं कि इसका मतलब ये है, तो आपको पता लग जाए किताबों में उसका सबूत हो कि ओ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। सो वहां पे जरूरत पड़ती है एक ऐसा यूनिक नाम देने की जो केवल उसका ही हो। सो नाउ बेटा एक और चीज याद रखिए, कभी कभी ऐसा भी हो चुका है कि किसी एक को 2-3 नाम दे दिए किसी साइंटिस्ट ने। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज किसी कोई भी एक प्लांट है, लेट्स सपोज किसकी बात करें, आमंड की बात करते हैं, और उसको 2-3 नाम दे दिए। लेकिन अब वो नाम पहले कंसिडर किया जाएगा जो बेटा उसको पहले दिया गया था। लेकिन अगर इसी आमंड का जो नाम है वो किसी और का नाम भी है, तो ये नाम उसका कंसिडर किया जाएगा जिसको ये नाम पहले दिया गया था। ठीक है, चलिए। सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन नोमेनक्लेचर जैसे मैंने कहा एक यूनिक नेम, सो हम यहाँ पे एक यूनिक नेम उसको प्रोवाइड करते हैं जो कि फॉलो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वो उसी तरीके से फॉलो होगा, मतलब उसको वैसे बुलाना नहीं है, बट उसको किताबों में वैसा लिखा जाएगा। सो 2 आपके नोमेनक्लेचर आए। एक नोमेनक्लेचर आता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, और एक बेटा आता है ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब बाय मतलब दो नामों से उसको जाना गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस, मैंजीफेरा इंडिका। अगर मैं बोलूंगी नाजा कोबरा को कहते हैं, गोरिल्ला कोबरा को कहते हैं। अगर मैं बोलूं ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि हम वीट प्लांट को कहते हैं। सो ये बेटा इसका नाम है जो कि हर जगह पे इसी तरीके से जाना जाएगा। ये जो बायनॉमियल नाम है ये बेटा दिया था कैरोलस लिनानियस ने। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन कैरोलस लिनानियस का नाम था कार्ल वॉन लिन। ये इतना प्रभावित हो गए थे ना उनको नाम देने के लिए, इन्होंने अपना नाम भी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की तरह कर दिया। कार्ल वॉन लिन थे ये, माँ बाप ने अच्छा खासा नाम रखा था, कर दिया अपना नाम कैरोलस लिनानियस। ठीक है ना। दूसरा जो एक नाम है वो बेटा होता है ट्राइनॉमियल नेम, जिसमें 3 नाम दिए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ एस्क्रीशिया कोलाई RY13, ये पूरा एक नाम होगा। अगर मैं कहूँ होमोसेपियंस सेपियंस, तो एक्चुअली सेपियंस के आगे एक और बार सेपियंस लगता है, लेकिन ये आपका एक ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर है। किसी किताबों में हग्सली आप देखेंगे, किसी किताबों में लमार्क आप देखेंगे। सो ये बेटा लमार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आप हक्सली भी देखेंगे। सो ये मेरे नोमेनक्लेचर करने का पॉइंट है ना। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब उसको एक एग्जांपल से लिखते हैं। सो नाउ यू नो इसको किसने दिया था, कैरोलस लिनानियस ने। तो जैसे मैं अगर मैंगो की बात करूं, तो मैंगो बेटा क्या होगा, इसका वर्नाक्युलर नेम होगा। इसको बोलते हैं वर्नाक्युलर नेम विच इज द लोकल नेम, जिस नाम से ये जाना जाता है, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें जरूरत है इसको एक साइंटिफिक नेम देने की, और ये साइंटिफिक नेम मैंने इस मैंगो को क्या दिया, मैंजीफेरा इंडिका। मैंने ये नाम इसको दिया ना। कैरोलस लिनानियस को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर? उन्होंने कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया। अब ये किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
लिनानियस ने बेटा इन प्रिंसिपल्स की बात की थी, किस बेसिस पे देना है, वो बात इन्होंने की थी फिलोसोफा बोटानिका। और सबसे पहली बार जो सारे प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया, जो नाम उन्होंने दिए गए, वो बेटा उनकी किताब थी स्पीशीज प्लांटारम, जिसमें उन्होंने प्लांट स्पीशीज के बहुत से नेम्स डिस्क्राइब किए थे। अप्रोक्सीमेटली उसमें 5900 प्लांट की स्पीशीज थी और ये 1753 में लिखी गई किताब थी। इसके कई ज्यादा वर्जन्स आए, एक इसकी 10th एडिशन आई जो कि सिस्टमा नेचुरे थी, तो वो और प्लांट्स एंड एनिमल्स को इंक्लूड करते गए। तो जो 10th एडिशन था दैट इज सिस्टमा नेचुरे, जिसमें इन्होंने बेटा 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को उसमें गढ़ दिया। ठीक है, चलो अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा कैसे जाता है तो इसको मैं आपको इधर ही बता देती हूं। सो देयर आर सर्टेन रूल्स। नाउ व्हाट आर द रूल्स? रूल नंबर 1, जो पहला नाम होता है मैंजीफेरा, ये बेटा इसका जीनस नेम होगा। तो इसमें 2 एपिथेट होते हैं, यानी मतलब इस नाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाला होता है जीनस एपिथेट, दूसरा वाला होता है स्पीशीज एपिथेट। तो यानी मैंजीफेरा इसका जीनस है और इंडिका इसकी स्पीशीज है। अब आप बोलोगे मैम जीनस और स्पीशीज क्या होती है? अभी 2 मिनट चुप करके देखो, अभी ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी बस इतना समझो कि ये इसका नाम है जिसमें जीनस होता है मैंजीफेरा, मतलब स्टार्टिंग का नाम, और इंडिका जो आगे का नाम होता है वो बेटा होता है स्पीशीज का नाम। तो जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इज द जीनस नेम और एस्टिवम इज द स्पीशीज नेम। जीनस का नाम बेटा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी इन कैपिटल। लेकिन अगर मैं स्पीशीज की बात करूंगी तो वो बेटा पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हो। ठीक है, चलिए ये इसका पहला रूल हो गया। दूसरी रूल बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी मैंजीफेरा इंडिका इट बिलोंग्स टू अ लैटिन लैंग्वेज वर्ड। अभी लैटिन में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज बेटा उस जमाने में काफी यूज की जाती थी और तब से अभी तक ये डेड लैंग्वेज है। डेड बोले तो अब ये यूज नहीं की जाती, इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं होते। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, आए दिन वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होती रहती है। सो लैंग्वेज में भी देयर आर चेंजेस, हमको लैंग्वेज में भी अपडेटेड रहना चाहिए। बट लैटिन लैंग्वेज हो चुकी है डेड लैंग्वेज और ये ज्यादा बदलेगी नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं बदलेगी, इसीलिए इसी लैंग्वेज में इसका नाम लिखा जाता है। तीसरी चीज बेटा, अगर हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं, तो जैसे मैं हाथों से लिख रही हूँ, तो ये मत सोचो कि मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, भाई मैं बोर्ड में लिख रही हूँ बट लिख तो मैं हाथों से रही हूँ। तो अगर बेटा हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं इसको सेपरेटली। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मैंजीफेरा को भी अंडरलाइन किया है और मैंने इंडिका को भी अंडरलाइन किया है। तीसरा बेटा होता है, मतलब एक और इसका, कि अगर मैं इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिखूंगी, यानी जब मैं इसको टाइप कर रही हूंगी और आप उसको किताबों में देखते हैं तो ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। सो अगर ये टाइप्ड होगा तो ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। नीट में एक सवाल आया था और बच्चे क्या करते हैं, भावुक हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं या तो नहीं लगाते। ये बच्चों में ना कीड़ा है, या तो तुम किसी में बहुत ही दिमाग लगाने लग जाते हो जहां लगाना ही नहीं है, या बेटा तुम बिल्कुल ही लो ये है आंसर ऐसे कर देते हो। सो बेटा यहाँ पे आपको बात की गई है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब ऑब्वियसली इसका मतलब 2 ही नाम होंगे, मैंजीफेरा इंडिका, बट एक्चुअली इसको कैसे लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। सो लिन बेटा इट इज द साइंटिस्ट का नाम, कार्ल वॉन लिन, जिसने ये नाम दिया था।
तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शंस में मैंजीफेरा इंडिका भी दिया है, मैंजीफेरा इंडिका लिन भी दिया है, तो आप क्या करते हैं, कौन सा सही नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। बेटा दैट इज अ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये भी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है। लेकिन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो कैसे लिखा जाएगा, इसका जीनस, इसका स्पीशीज और इसका साइंटिफिक नेम। चलिए ना, अब यहां पे बात करेंगे हम ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर की, जिसपे हक्सली और लेमार्क्स की बात आती है। बेटा ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर में आपके 3 नाम होते हैं। तो ये 3 नाम कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर मैं एनिमल्स की बात करती हूं, सो एनिमल्स के अंदर बेटा उसका जीनस, उसकी स्पीशीज एंड बेटा उसकी सब स्पीशीज। तो जैसे एक जीनस होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूं। जैसे बेटा डॉग है, ठीक है, तो डॉग का भी जीनस कैनिस होता है और वुल्फ का भी जीनस कैनिस होता है, दोनों ही डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं। बट दिस इज द वाइल्ड एनिमल, इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो ये बेटा कैनिस फैमिलियरियस, तो इसकी स्पीशीज हो गई कैनिस फैमिलियरियस। अब इस डॉग के अंदर भी हम बहुत सारी देखते हैं, लैब्राडोर देखते हैं, जर्मन शेफर्ड देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। तो अब जीनस और स्पीशीज ठीक है, बट उसकी एक फर्दर सब स्पीशीज होती है, तो सब स्पीशीज उसके आगे लगता है। सो यहाँ पे बेटा आपका जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज एनिमल के केस में लिखते हैं। जैसे गोरिल्ला, 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 तो गोरिल्ला की जीनस भी वही है, स्पीशीज भी वही है, सब स्पीशीज भी वही है, ठीक है। अब प्लांट्स के केस में हम सब स्पीशीज वर्ड यूज नहीं करते, हम उसमें वैरायटी यूज करते हैं। तो जीनस, स्पीशीज, वैरायटी। अब जैसे कि सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, दोनों ही क्या है आपके, अलग अलग खाने की चीजें दिखाती हूं। आपके पास सोलेनम ट्यूबरोसम विच इज योर आलू, ठीक है, सोलेनम मेलॉनगिना विच इज योर बैगन, सोलेनम निग्रम ये आपकी अलग है। ये सारी चीजें बेटा ये अब सब सेम नहीं है, ये आपका यहाँ पे जीनस सेम है, बट उसके आगे उसकी स्पीशीज है। अब अगर मैं इसको फर्दर बांटूंगी तो वो उसकी वैरायटी हो जाएगी, यानी वीट एक स्पीशीज हो गया, लेकिन वीट की भी कोई वैरायटी हो सकती है। सो वो बेटा फर्दर हम उसको उसकी वैरायटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जैसे जो हम गेहूं खाते हैं ना, दैट इज आज जो हम गेहूं खाते हैं वो ट्रिटिकम एस्टेवम होता है, लेकिन इसकी और स्पीशीज भी पाई जाती है, ट्रिटिकम बोइटिकम, जो कि सबसे पहले वाइल्ड था जिसमें से ये बनाया गया है, बट उसकी फर्दर वैरायटी भी हो सकती है। सो यहाँ पे प्लांट्स में हम स्पीशीज के आगे सब स्पीशीज नहीं लिखते, प्लांट्स में हम वर्ड वैरायटी यूज करते हैं ना। बैक्टीरिया का मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाती हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स तो आप कई आगे पढ़ते रहेंगे। तो बैक्टीरिया में बेटा उसका जीनस, उसका स्पीशीज और उसका स्ट्रेन। तो जैसे कि एस्कर्शिया कोलाई RY13, तो जीनस, स्पीशीज और ये उसका स्ट्रेन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा हो गया दोनों नेम। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, ये बेटा कुछ आपके लेट्स सपोज जो क्राइटेरिया सेट करते हैं कि कैसे इनके नाम लिखे जाने चाहिए, जहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। सो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो ये बेटा आपके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, और इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको उन एनिमल्स प्लांट्स का नाम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक चीज़ यूज हो चुकी है तो यहाँ पे वो मेंशन भी होगा, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। इस हर तरीके के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आपका एक स्टैंडर्ड है ICBN, तो अगर मुझे कभी भी कोई प्लांट को नाम देना हो तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। सो दैट इज इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। सिमिलरली ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर मैं कहूंगी ICNB, ये उल्टा है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये BN है, ये NB है। सो दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी वो प्लांट जिसको आप कल्टीवेट करते हो,
जिसको सींचते हो, जिसको उगाते हो, जिसको किसी भी वजह से इकोनॉमिक यूज़ की वजह से आप, चाहे वो कॉटन हो सकता है, वो आपका कोई गेहूं आटा, ये सब हो सकता, गेहूं आटा की हो गया, मतलब वो आपका कोई खाने पीने का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी। ICTV जहां पे हम करते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अब आपके दिमाग में जो उत्सुकताएं आ रही हैं, मैम जीनस तो बता दो, मैम स्पीशीज तो बता दो, होता क्या है। अब सुन लो ना बेटा क्या होता है। देखो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैनी स्टूडेंट्स आई हैव। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं क्या करूंगी, मैं बेटा क्या करूंगी, इन लोगों को पढ़ाऊंगी, क्या ही करूंगी, इनको पढ़ाऊंगी और क्या करूंगी, समझाऊंगी, पीटूंगी, मारूंगी तो नहीं, रिश्वत तो नहीं देने वाली। अब जब मैं इन सबको पढ़ाऊंगी बेटा, तो मैं ऐसे एक दिन चली जाऊंगी क्या, आ जाओ बेटा सारे आ जाओ, पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको इनको क्लासिफाई करना होगा। मैं डिसाइड करूंगी कौन से 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, कौन सा 11th क्लास का बच्चा है, कौन सा 12th क्लास का बच्चा है, उसमें कौन सा बच्चा बोर्ड्स की पढ़ना चाहता है, कौन सा बच्चा नीट के लिए पढ़ना चाहता है, किसको जूलॉजी पहले पढ़ना है, किसको बॉटनी पढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को मैं इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकूँ तो क्या मैं इनको पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपके स्कूल की प्रिंसिपल के भी प्रिंसिपल, मतलब कहने का मतलब है कि आपके स्कूल का कोई प्रिंसिपल होगा और मैं उसकी रिमांड लेने वाली हूँ, और मैं आई हूँ और मैं ये बोलने वाली हूँ कि रिजल्ट क्या चल रहा है, मुझे अपने टॉप स्टूडेंट्स बताओ। तो टॉप स्टूडेंट का मतलब क्या, टॉप स्टूडेंट का मतलब ये कि आप सब में जो फर्स्ट आए सारे बता दोगे। अरे भाई कौन सा फर्स्ट, जो 11th में आया है फर्स्ट वो, बेटा 12th का 3rd रैंकर भी अच्छा होता है। फर्स्ट क्लास में तो, नर्सरी प्रेप में तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आकर के बाद में नील बटालियन लाते हैं, होता है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अरे मैं तो फर्स्ट आया हूँ फर्स्ट क्लास तक, उसके बाद बाकी अरे मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कौन तुम कौन। तो बेटा द पॉइंट इज कि यहाँ पे आप क्लासिफाई करते हो, आप बोलोगे कि यार फर्स्ट क्लास का बच्चा ये इतने इतने सेक्शंस हैं, इन सब में ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं। आप 12th क्लास को बांटोगे कि इतने इतने सेक्शंस हैं, ये उसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इसने स्कोर किया, ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा इसने स्कोर किया, साइंस का ये आपका टॉपर है, वगैरह वगैरह। नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में भी ऐसा ही होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने देखा था कितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नंबर, मिलियंस में नंबर है बेटा। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली आप इसको कैटेगरीज में बांटोगे, और जब आप इनको कैटेगरीज में बांटोगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपकी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब वो जो कैटेगरी होती है दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम जब उसको बांटते हैं तो एक कैटेगरी को, एक ग्रुप को हम कहते हैं टेक्सॉन। टेक्सॉन इज अ ग्रुप। अब देखिए बेटा, यहां पे कैरोलस लिनानियस ने पहले भी ये सब करने की कोशिश करी। अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो कैरोलस लिनानियस ने बेटा पहले 4 कैटेगरी बांटी। उन्होंने बोला सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को इन कैटेगरी में बांटेंगे। तो उन्होंने इसको बोला क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज, कॉग्स, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसमें हर तरीके से आप नहीं बांट सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बांट दिया आर्ट्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, और मैंने बांट दिया साइंस के स्टूडेंट्स, और मुझे लगा कि हो गई मेरी क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने भी ऐसे किया, इन 4 ग्रुप में बांट दिया, आर्ट्स के अलग डाल दो, कॉमर्स के अलग डाल दो और ह्यूमैनिटीज के अलग डाल दो। लेकिन भाई ये कोई बात थोड़ी होती है, इसमें भी तो आप कर सकते हो। तो आप साइंस में भी
आप कैसे सिलेक्ट करोगे, बायोमेडिकल वाले अलग करोगे, नॉन मेडिकल अलग करोगे। अब मैं हूँ जो मैंने बेटा PCMB लिया था, तो आप मुझे कैसे कैटेगराइज करोगे, वो भी मेरे को देखना पड़ेगा ताकि सारे बच्चों की सारी क्लासेस हो सके। आप कॉमर्स वालों को भी IP वालों में बांटोगे, मैथ्स वालों में बांटोगे, या आप ह्यूमैनिटीज़ में भी इकोनॉमिक्स में बांटोगे, फाइन आर्ट्स में बांटोगे, तो आप इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करोगे। कुछ लोग हिंदी भी पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। सो आपको उसको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने प्लांट में बांट दिया। अब इसका मतलब क्या है, आपने 4 क्लासेस में, लेट्स सपोज आपने 2 क्लास में बांट दिया, एक प्लांट हो गए, एक एनिमल हो गए। फिर प्लांट के अंदर आपने ऑर्डर में बांट दिया, फर्दर उसको फर्दर बांट दिया और फर्दर बांट दिया। लेकिन इतना भी काफी नहीं था, इतना भी काफी नहीं था। तो क्या मैंने बोला, जैसे आपने प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया और उसमें भी आपने इसको फर्दर, तो बेटा इतना भी काफी नहीं था। सो यहाँ पे ये अब उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। बाद में बेटा ये इम्प्रोवाइज्ड हुआ। और इम्प्रोवाइज्ड कैसे हुआ, इसे कैसे याद रखेंगे, अपने पॉट को क्लीन करके। मैम कैसी बातें कर रही हो, देखो अभी कैसी बातें करूंगी। कीप क्लास क्लीन और फैमिली गेट सिक, गेट्स। अपने पॉट को क्लीन रखो बाथरूम के, नहीं तो भैया फैमिली बीमार पड़ जाएगी। इसी से मुझे सारी टेक्सॉन, सारे ग्रुप्स याद हो जाएंगे। सबसे पहला आपका होता है किंगडम, उसके बाद बेटा होता है क्लास। कीप्स पॉट क्लीन, पॉट तो लिखा ही नहीं, क्लास को क्लीन कर दिया, ठीक है। तो यहां पे भी गलत हो गया, इट शुड बी फाइलम। एनिमल्स के लिए हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। क्लीन बोले तो क्लास, और से आपका ऑर्डर, फैमिली से फैमिली ही रहने देखते हैं, फैमिली को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। जीनस एंड स्पीशीज, इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया। तो यानी कि एनिमल मेरा एक किंगडम होगा, वो सारे एनिमल्स में फिर मैं उसको अलग अलग फाइलम में बांटूंगी, जो तुम लोग क्लास 9th में भूल चुके होंगे। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरानी, भूल गए ना ये। प्लैटीहेलमिन्थेस, नीमाटोड जिसको कहते थे, अब एस्केलेलमिन्थेस का हो गए। फिर आपके एनेलिड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड आते हैं, मोलस्का आता है, एकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, कॉर्डेटा आता है। कॉर्डेटा के भी अंदर बहुत सारे आते हैं। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, भूल गए ना ये सब। फिर से पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में, 4 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। सो बेटा प्लांट्स की बात कर लो। प्लांट्स में आपने सारे प्लांट्स तो बांट दिए। प्लांट्स के अंदर एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकॉट, मोनोकॉट, ये सब भूल गए होगे, दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर ये वाला 3 में ना। द पॉइंट इज, हमने पहले पूरी एक बड़ी कैटेगरी ली, सारे प्लांट्स को ले लिया। अब वो सारे प्लांट के अंदर आपके आगे, लेट्स सपोज एनिमल्स की बात करते हैं, तुमको तो जानवरों की भाषा, हमको भी जानवरों की भाषा समझाने में आसान होता है। तो सारे एनिमल्स को मैंने बांट दिया एक किंगडम में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सारे एनिमल्स को मैंने बांट दिया एक किंगडम में। अब एनिमल में बात करते हैं ह्यूमन की, इंसान की। तो एनिमल में इंसान भी आता है, लेकिन बहुत सारे और आते हैं। इंसान एक स्पीशीज है, ठीक है, और हमारा जीनस होमो होता है, क्योंकि जब इंसान का एवोल्यूशन हो रहा था बेटा, तो आज जैसे सारे इंसान हमें दिखते हैं ऐसे नहीं होते। इंसान पहले 4 पैरों पे चले, वो धीरे धीरे खड़े हुए, मुंह उनका चौड़ा था, धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, उनके बाल थे बॉडी में, धीरे धीरे नॉर्मल हुई। तो ऐसे इंसानों का भी एवोल्यूशन हुआ। तो वहां पे एक जीनस होता है होमो, तो हम एक जीनस होमो में बिलोंग करते हैं, और हमारी जो स्पीशीज है वो होमो सेपियंस है बेटा। तो यानी कि अगर मैं बोलूंगी होमो सेपियंस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम एनिमल्स में बिलोंग करते हैं। अब एनिमल में इंसान कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? तो एनिमल के अंदर भी अलग अलग फाइलम आते हैं। हम बेटा कॉर्डेटा फैमिली में फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा के अंदर हम वर्टिब्रेटा में आते हैं।
वर्टिब्रेटा के अंदर हम प्राइमेटा में आते हैं, प्राइमेटा के अंदर हम फैमिली होमिनिडी में आते हैं। सो बेटा कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे आते हैं। कॉर्डेटा क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जिनके पास नर्व कॉर्ड होता है, लेकिन हमारे अंदर नर्व कॉर्ड जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन गया, सबके अंदर नर्व कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना, तो एक यूरोकॉर्डेटा आगे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हमने डाला, तो हम कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा में आते हैं। अब वर्टिब्रेटा तो मछलियां भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, सांप भी हैं, छिपकलियां भी हैं, चूहे भी हैं, पंछियां भी हैं, ह्यूमंस तो उनसे अलग है। तो हम उसके अंदर प्राइमेटा में आते हैं, मैमल्स में आएंगे, प्राइमेटा के अंदर आएंगे। नाउ बेटा हम प्राइमेटा के अंदर भी होमिनिडी के अंदर आएंगे। सो बेटा होमिनिडी, होमिनिडी बोले जाए तो, अच्छा एक चीज यहां पे मैं करेक्ट करना चाहती हूं बेटा, इसको वर्टिब्रेटा हटा देंगे, हम यहां पे मैमल्स लिखेंगे, हम क्लास मैमल्स में आते हैं, ठीक है। सो कॉर्डेटा के अंदर मैंने क्या बोला, बहुत सारे ऐसे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, उसके अंदर भी मछलियों के पास, सबके पास वर्टिब्रल होता है, लेकिन हम मैमल्स में आते हैं जो बर्थ देते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है ज्यादा। उसके बाद हम उसके अंदर प्राइमेटा में आते हैं जो एप फैमिली में बिलोंग करते हैं, जैसे चिंपैंजी, हम उनकी फैमिली में, हम उनकी अंडर, हम उनके ऑर्डर में आते हैं। फिर उसमें ऑब्वियसली हम चिंपैंजी वगैरह से अलग है, तो हम होमिनिडी फैमिली में आते हैं, एंड फिर होमो, फिर सेपियंस। तो ये बेटा इस तरीके से यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो जब मैंने बोला ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट कैटेगरीज, तो देखिए कीप्स पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी आपका किंगडम, किंगडम में आपका फाइलम, फाइलम में आपकी क्लास, ऑर्डर बेटा, उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती है, उसके अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं और जीनस के अलग अलग स्पीशीज होते हैं। सो यहाँ पे बेटा ये जो आपकी हो जाती है, दिस इज ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट बोले तो जरूरी है, ये तो कैटेगरीज है ही है, इतनी तो है ही है, इसके अंडर भी आती है। अब देखो जैसे मैं कह रही थी, तो हम बेटा किसके अंदर आते हैं, हमारी जो क्लास है हम मैमल्स हैं, और फाइलम बेटा हम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, लेकिन कॉर्डेटा के अंदर हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। सबके पास वर्टिब्रेटा नहीं हो, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर मैमल्स इज अ क्लास। अब इसमें पाइसेस होती है, तो पाइसेस इज अ सुपर क्लास, क्योंकि उसमें बोनी फिशेस भी आती हैं और कार्टिलेज फिशेस भी आती हैं। तो क्लास के ऊपर और सब फाइलम के नीचे सुपर क्लास हो सकता है, क्लास के नीचे सब क्लास हो सकता है, जीनस के नीचे जैसे सब स्पीशीज हो सकती है। तो ये बेटा आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती है। अभी इसको समझाने का फायदा नहीं है कि जैसे जैसे हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और पढ़ेंगे, आप एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर समझ पाएंगे। इसको करेक्ट कर लेना जो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। चलो अब इस वाली चीज को देखिए बेटा, अब मैं अगर आपसे बात कहूं तो किंगडम के अंदर मेरे सारे एनिमल्स आते हैं, तो मैंने उसको फर्दर और बांटा। तो एनिमल्स मतलब वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो लोकोमोशन करते हैं, जिनके पास कुछ मस्कुलर कंट्रैक्शन वगैरह ये सब होगा, लेकिन किसी किसी के पास ऑर्गन्स ही नहीं होते, किसी किसी के पास केवल टिश्यूज होते हैं, किसी किसी के पास तो केवल सेल होते हैं, पॉरीफेरा के पास तो केवल सेल है। तो इसके अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज हो गई। लेकिन यहाँ पे किंगडम के अंदर बेटा मैक्सिमम फीचर्स आप देखते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम एनिमल्स के मैक्सिमम कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगी, मैं यहाँ पे स्पीशीज की बात करूंगी बेटा, तो स्पीशीज वो हो गए जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हो गए, इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स हो गए।
तो जैसे जैसे मैं नीचे से यहां किंगडम की तरफ जा रही हूं, मेरे जनरल कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, बट जैसे जैसे बेटा मैं नीचे से ऊपर ये स्पीशीज किंगडम से और छोटा स्पीशीज पे जाऊंगी, मेरे मैक्सिमम कैरेक्टर्स यहां पे इंक्रीज होंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब आगे। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीशीज की, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी, दैट इज स्पीशीज। क्यों मैंने ऐसा कहा कि स्पीशीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं? तो एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था, एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करना अगर आप नीट की तैयारी करते हैं। बट उससे भी पहले बेटा ये जो टर्म स्पीशीज दी थी, इट वॉज गिवन बाय जॉन रे। इट वॉज गिवन बाय जॉन रे। ना बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ये बेटा दिया था अर्नस्ट मेयर ने, तो ये आपको याद होना चाहिए, इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, एक जैसी रिप्रोडक्शन करते हैं, सब कुछ उनका एक जैसा है, ये बेटा आपस में इंटरब्रीड करेंगे। दे इंटरब्रीड नेचुरली, और उसके बाद क्या करेंगे? एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे इंडिविजुअल को मैं स्पीशीज कहूंगी। ऐसे इंडिविजुअल को मैं स्पीशीज कहूंगी। अब देखिए बेटा, जैसे घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, गधे का बच्चा गधा होगा, तो ये नेचुरली आपस में इंटरब्रीड करेंगे, नेचुरली यही आपस में इंटरब्रीड करेंगे। अगर आप घोड़े और गधे को बोलोगे कि बच्चा पैदा करो, वो नहीं करेंगे। बट लेकिन जब आप उसको कैप्चर कर लोगे, आप उसको बंद कर दोगे और आपने केवल घोड़ा रखा है, गधा रखा है, आपस में नेचुरल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उस केस में बेटा उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो आप आर्टिफिशियली करवा रहे हो, आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो। और वहां पे वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, जिसको हमने कहा था म्यूल, तो म्यूल मेरा फर्टाइल नहीं होएगा। तो अगर कोई नेचुरली ब्रीड करेगा तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम पहले भी लिख चुके हैं। सो नाउ अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ बेटा, जो आपके जिससे रिलेटेड आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे आपका किंगडम में एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, तो अब आपका क्या हो गया? कार्निवोरा इज अ ऑर्डर। आप कभी भी देखिए ऑर्डर के अंदर एनिमल्स की अगर मैं बात करूंगी तो बेटा ए लगता है, ए प्राइमेटा, कार्निवोरा, तो यहां पे भी प्राइमेटा, इट इज अ ऑर्डर। ऑर्डर में बेटा एनिमल के केस में आपका ए लगता है, फैमिली में आपका ए लगता है। सो दिस इज अ फैमिली। तो इसमें कैनिडी फैमिली होती है और फेलिडी फैमिली होती है। अब इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? फेलिडी फैमिली को मैंने बोल दिया क्या? मैंने बोल दिया डॉग फैमिली। कैनिडी को मैंने कैट फैमिली में डाल दिया। ये दोनों क्या है? कार्निवोरा के अंदर आते हैं। कार्निवोरा यानी जो कार्निवोर्स हैं, तो उसके अंदर कार्निवोर्स के अंदर बहुत सारे तरीके के कार्निवोर्स हो गए भाई। अब उसमें मेरी बहुत सारी फैमिलीज हो गई। एक फैमिली मेरी कैट फैमिली है, उनमें से एक फैमिली मेरी डॉग फैमिली है, और भी बहुत सारी फैमिली है। अब डॉग फैमिली में वुल्फ आता है, ये तुम्हारा डॉग आता है, ये सब आता है। कैट फैमिली में तुम्हारा वही पैंथर, लायन, कैट, ये सारी चीजें आएंगी। सो देखिए बेटा, तो जैसे ऑर्डर अगर मैं कार्निवोरा की बात करूं तो इसमें फिर कैनिफॉर्मिया, फेलिफॉर्मिया, डिपेंडिंग अपॉन टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है। अब अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करती हूं तो मेरी फैमिली यहाँ पे, तो ये मेरे क्या होते हैं? सब ऑर्डर। लेकिन फैमिली मेरी कैनिडी, कैनिडी में जीनस कैनिस, स्पीशीज ल्यूपस, कैनिस जीनस फेमिलियरियस आपका स्पीशीज, दिस इज डॉग। अगर मैं कैनिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली में देखूं विच इज अ कैट फैमिली, तो इसके अंदर भी मैंने दो टाइप्स बांट दिए, दो लीनिएज बांट दी। एक जिसमें आपका पैंथेरा लीनिएज है, टाइगर आता है, व्हाइट टाइगर आता है। एक जिसमें चीता वगैरह आता है। तो इसको देखिए कैसे, तो जैसे आपका जैगुआर है, उसका जीनस पैंथेरा ऑनका। आपका लेपर्ड भी पैंथेरा होता है, इट इज पैंथेरा पार्डस।
आपका टाइगर भी पैंथेरा होता है, इट इज पैंथेरा टिग्रिस। तो ये स्पीशीज आपकी अलग अलग हो जाती है और इनसे ये अलग अलग है, लेकिन ये सारे के सारे पैंथेरा ही होते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में बेटा जब मैं ऑर्डर की बात करती हूं तो एल्स लगता है, फैमिली की बात करती हूं तो सी लगता है। तो जैसे एक फैमिली सोलेनेसी फैमिली, तो उसमें जीनस बहुत सारे हैं लेकिन स्पीशीज अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, कैप्सिकम एनम, तो बेटा यहाँ पे ये खड़ी होती है, ऊपर खड़ी है क्या है ये मिर्ची, और ये लटकी हुई है तो उसके हिसाब से हो गई। चलिए बेटा, नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। इस टेबल में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये आपके नीट में सवाल आते हैं मैच द फॉलोइंग वगैरह करके। अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बताई है सबसे पहला, तो अब आपको ये याद हो जाना चाहिए विच इज मैन ह्यूमन का। तो देखिए वहां से शुरू है बेटा, किंगडम इनका एनिमेलिया होता है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, होमिनिडी होमो, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। तो इसको कैसे याद करेंगे, हमारा प्रधानमंत्री सीए, मंत्री सीए। तो ए से एनिमेलिया, सी से कॉर्डेटा, एम से मैमेलिया, पी से प्राइमेटा, होमिनिडी फैमिली, होमो सेपियंस याद होना चाहिए भाई। हाउस फ्लाई, अब ये आपका एक एनिमेलिया में ही आएगा तो किंगडम एनिमेलिया। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में भी बहुत सारे आते हैं, क्रैब्स भी आते हैं, स्कॉर्पियो भी आते हैं, ये इंसेक्टा के अंदर होते हैं। ये डिप्टेरा में आएगा विच इज योर ऑर्डर, मस्किडी, मस्का, मस्का डोमेस्टिका। तो इसको कैसे याद करते हैं, हाउस फ्लाई ने घर में म्यूजिक दिया। अब ये म्यूजिक तो क्या ही देती है, कान में भिनभिनाती है, गुस्सा दिलाती है, बाय गॉड। लेकिन अब इसको याद कर लो यार ऐसे, ए से एनिमेलिया, फिर एनिमेलिया हो गया, फिर आर्थ्रोपोडा, डी से डिप्टेरा। तो देखो इसको मैं कैसे याद करती हूं, आपका ए से एनिमेलिया आर्थ्रोपोडा, आई से आपका इंसेक्टा, डी से आपका डिप्टेरा, फिर म्यूजिक से मस्किडी फैमिली और मस्का जीनस, डोमेस्टिका घर से स्पीशीज डोमेस्टिका। मैंगो बेटा, अब इसको कैसे याद करते हो, मैं याद करती हूं उसको पर्ले सैमी। तो ये प्लांटे है, प्लांटे, तो पी से आपका प्लांट के अंदर आता है, ये प्लांट किंगडम के अंदर। ए से आपका ये एंजियोस्पर्म में आता है, डी से आपका ये डाइकॉट्स में आता है, फिर एस ए से आपका ये सैपिंडेल्स विच इज द ऑर्डर, एंड आपका एनाकार्डी, ए से आपका फिर एनाकार्डियेसी, एम आई से मैंजीफेरा इंडिका। वीट से मैं कैसे याद करते हैं, पैम पॉप टीवी। तो मैंने ऐसे लड़की मान रखी, एक पैम है, बहुत ये लड़की बहुत स्टाइलिश है, ये मुझे कई सारी याद करवाती है नाम। सो एंजियोस्पर्म, प्लांटे, पी से प्लांटे, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स, पॉप, पोएल्स एंड पोएसी, ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए बेटा, नाउ ये सारी हो जाने के बाद अब बारी आती है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज टेक्सोनॉमिक एड्स। होते क्या है ये टेक्सोनॉमिक एड्स, जो चीज हमको क्लासिफाई, आइडेंटिफाई, इन सब करने को मदद करे, साथ साथ कभी कभी कंजर्व भी कर देती है, प्रिजर्व भी कर देती है। मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई, जैसे लेट्स सपोज आप किसी बोटानिकल गार्डन में गए, आपने एक विचित्र सा प्लांट देखा, वहां पे उसका एक नाम लिखा होता है कि ये है, इसकी फैमिली है, तो आपने जब उसका नाम पढ़ा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ओनली। अच्छा ये है, ओके। अब आप किसी को क्लासिफाई भी करवा सकते हो, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो आपको क्लासिफाई करने मत करते। मान लो आपको एक पेड़ का पत्ता, एक पेड़ मिला, अब आप देखना चाहते हो, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, देखते हैं किस कैटेगरी में आता है। आपने देखा अच्छा इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है, ओके इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसे करते करते आप पहुंच गए तो आपने क्लासिफाई भी कर लिया। तो ये बेटा वो होती हैं ऐसी आपकी डिवाइसेस जो बेटा चीजों को क्लासिफाई करने में,
चीज़ों को आइडेंटिफाई, चीज़ें बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई करने में, जो बेटा उनको एक कभी कभी प्रिजर्व, तो प्रिजर्व हम किसको करते हैं, याद रखिए, जो हमेशा डेड होता है। और जब वर्ड कंजर्व की बात आती है तो याद रखें यहाँ पे हम लिविंग को कंजर्व करते हैं, बचा के उसी को रखते हैं जो मरा नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेक्सोनॉमिक एड्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो स्टोर टाइप के करते हैं उस टाइप के पढ़ेंगे, इनको एक साथ पढ़ेंगे। इसमें अक्सर आपको कंफ्यूजन होता है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं उसी तरीके से याद करिएगा, मां कसम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले बेटा फ्लोरे, फ्लोरा, तो हम एनिमल्स को फौना कहते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं। तो फ्लोरा कैसे याद रखेंगे, प्लांट्स फ्लावर देता है तो फ्लोरा। ठीक है, अब फ्लोरा एक ऐसा टेक्सोनॉमिक एड है बेटा जिसमें सभी प्लांट्स की लिस्टिंग होती है। तो फ्लोरा मतलब प्लांट, अभी इसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, यहाँ पे सारे प्लांट्स की लिस्टिंग होती है किसी पर्टिकुलर जगह में। सो लेट्स सपोज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो बेटा जेके महेश्वरी ने दिल्ली का फ्लोरा दिया था। इसका मतलब कहलाते हैं कि उन्होंने दिल्ली में बताया कि किस किस जगह पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, बस इतना ही। लिस्टिंग, आप लिस्ट करते हो ऑफ द प्लांट्स इन एन जियोग्राफिकल एरिया, वो कहाँ पे पाया जाता है, कितनी जगह पे है, कि ये वाला प्लांट इधर बैनियन ट्री इस पार्ट में देखा जाता है, इतने में नहीं देखा जाता। लेट्स सपोज आपने बता दिया तुगलकाबाद रीजन के फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, आपने बता दिया साकेत छतरपुर के आसपास का जो फॉरेस्ट वाला रीजन है, वहां पे आपने बताया कि इसमें ये वाले पाए जाते हैं, इसमें ये वाले पाए जाते हैं, तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बताई, ये यहाँ पे इतने, ये यहाँ पे कितने, बस लिस्ट कर दिया। ये होता है फ्लोरा। एक होता है बेटा मैनुअल। अब मैनुअल कैसे याद करेंगे, जब आप कोई नया नया फोन खरीदते हो, अभी खरीदा होगा ना 12th में आकर के, नहीं अभी तो तुम लोग 11th में हो, अच्छा अभी, अच्छा वैसे आजकल तो यार 11th के बच्चों को फ़ोन मिल जाता है, हमको तो कॉलेज में जब एडमिशन ले लिया था तब फ़ोन मिला था, और मैं तो अपने बच्चों को भी तभी फ़ोन दूंगी, क्योंकि अब ये मत बोलना मैम अगर फ़ोन नहीं होता तो हम आपकी क्लासेस कैसे देखते हैं, मम्मी की क्लासेस मम्मी के फ़ोन से देख लो भाई। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है जब बच्चों के हाथ में आप फ़ोन एक छोटी उम्र में दे देते हो ना, तो उसकी सारी दुनिया ना उस फ़ोन में सीमित हो जाती है, और आप हर चीज़ उस फ़ोन में कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की हो चुकी है, आपको जो ढूंढना है, जो करना है, सब कुछ उसमें देखोगे। आप कभी भी ना लोगों से पूछना भूल जाते हो कि मैं किसी से पूछूं, आप इंटरैक्शन करना बंद कर देते हो, आप ना अपने टीचर के पास जाना कम कर देते हो, आप उस जगह को, जैसे लेट्स सपोज मुझे अगर कुछ खाने जाना है या कुछ घूमने जाना है या किसी पार्क में जाना है, खेलने जाना है, यू विल नॉट गो देयर, यू विल जस्ट रादर सी देयर कि अच्छा ये तो बेकार है, यहाँ नहीं जाएंगे, डिसाइड कर लेते हो। सो फोन के आने से आप कहीं ना कहीं कम उम्र में अपना बचपन खो देते हो। तो बचपन केवल 7-8 साल का नहीं होता, क्लास 12 तक मैं तो कहती हूँ बचपना हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन 11th-12th में भी एक बचपन होता है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। मैंने 11th-12th में, हम अभी भी वैसे ही बच्चे थे कि आवाज़ लगा रहे हैं जल्दी आ जाए यार, खेलने चलते हैं, चल बैडमिंटन खेलते हैं, तो तुम लोग वो सब कब करोगे, तुम लोग तो फ़ोन पे मलेशिया खेलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी, मुझे इसलिए लगता है फ़ोन नहीं होना चाहिए। खैर बैक टू द टॉपिक, मैनुअल्स की अगर बेटा बात करें तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो जब आप नया नया फोन खरीद ही लिया, अब तुमने क्या ही करे, तो जब खरीद ही लिया तो उसमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है कि इसको यहाँ पे करेंगे तो ऐसा चलेगा, यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो, उसके साथ भी आपको मिलता है कि उसको यूज कैसे करना है। सो देयर इज अ डिटेल थिंग, तो इसको ऐसे याद करिए कि यहाँ पे उन प्लांट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। तो उस ज्योग्राफिकल एरिया की जब आप डिटेल डिस्क्रिप्शंस की बात करते हो तो दैट इज अ मैनुअल। जर्नल टर्म रिसर्च से रिलेटेड होता है, जर्नल्स लिखते हैं, रिसर्च जर्नल्स, तो यहाँ पे कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स की ऑनगोइंग रिसर्च होती है। अगला मेरे पास मोनोग्राफ। अब इसको कैसे याद करोगे, मोनो मतलब वन, ग्राफ मतलब जो आपको सारी पिक्चर दे दे किसी के बारे में। अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में मैम इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर, बोलूँगा अरे यार प्लीज़ अच्छे से बता दो कितने आए, तो तुम लिखोगे
30 to 45 में इतने लोगों क्या है, इसमें इतने हैं ऑन एन एवरेज इतना है ग्राफ, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्लास कैसे परफॉर्म कर रही है, तो मुझे पूरा आइडिया लग जाएगा। सो नाउ वन टेक्सॉन, वन किसी भी एक कैटेगरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम मोनोग्राफ कहते हैं। कैटलॉग, तो जब आप कोई चीज खरीदते हो आपको कैटलॉग मिलता है। खरीदते हो का मतलब ये नहीं है आपको कैटलॉग दिया, आप गए, आप दुकान में गए, वॉशिंग मशीन खरीदना है, तो अच्छा इतनी इतनी वॉल्यूम में ये मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, ये फ्रंट लोड है, ये टॉप लोड है, तो उसका आपके पास पूरा कैटलॉग होता है। तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट आपके पास बहुत सारी चीजें होती है ब्रीफ में, जिससे आप आइडिया लगा लेते हो कि तुमको क्या खरीदना है। सो इट कंटेन द स्पीशीज इन एन गिवन एरिया इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज फॉर्म में होता है, टॉप लोड वाली एक तरफ, फ्रंट लोड, या ऐसा कि ये वाली सीसी वाली, या इतना इंजन, इतना जो भी आपका मोटर है, इतना उसका पावर है, उसके हिसाब से आपने उसको फर्दर बांट दिया। तो यहाँ पे आप अरेंज करते हो उसको विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट बेटा वी हैव इज हर्बेरियम। ये हम सब ने बचपन में जरूर बनाया है। अभी पता नहीं तुम लोग को हॉलीडे होमवर्क मिला ना हो, मैं को तो मिला था ये वाला हॉलीडे होमवर्क, और मुझे पता है सबने में से 10 में से 5 बच्चे ऐसा करते हैं। कैसा, देखो कैसा तुमको हॉलीडे होमवर्क मिलता है हर्बेरियम शीट्स बनाने को, कि तुमको क्या करना है, एक शीट में, प्रेस शीट में अपना प्लांट का, पत्ते का या फ्लावर का ऐसे हर्बेरियम शीट बना करके लानी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, आधी गर्मी की छुट्टियां तो एंजॉय करते हैं, अब बच जाते हैं लास्ट के 1-2 हफ्ते, और उसमें तुमको सारा हॉलीडे होमवर्क करना होता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, थी मैं भी उनमें से, ठीक है, तो कि 1 हफ्ता ना एक्स्ट्रा मानते हैं कि अगर छुट्टी खत्म हो रही है 1 जुलाई को, तो 7 जुलाई तक है मेरे पास टाइम करने का, कि 1 हफ्ते तक तो टीचर भी टाइम देता है, तो तब तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज अब बच्चे कुछ कुछ क्या करते थे, ये वाली हर्बेरियम मेरी मम्मी हेल्प करती थी तो ये तो बहुत बढ़िया बन गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, लास्ट में बनाते थे, क्या उसमें अब गीले गीले लगा दिए, उसमें कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रही है, क्या हर्बेरियम शीट है वो? नहीं है वो हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट बेटा आपका, आप क्या करते हो, स्टोर करके ड्राई करते हो, प्रेस करते हो, प्रिजर्व करते हो, आप उसमें कोई केमिकल्स डालते हो जो मतलब जो प्रॉपर बनाए जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर। तो वहाँ पे आप उसमें उसको फंगस ना लगे, उसमें इंसेक्ट ना लगे, उसको स्प्रे करोगे। इसका एक प्रॉपर साइज होता है बेटा, दैट इज 29 to 41 सेंटीमीटर, ठीक है, 41 और 29 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया रहता है ना। वर्नाकुलर नेम लिखा जाता है, इसका लोकल नेम, इसका साइंटिफिक नेम, इसका इंग्लिश नेम, जिस फैमिली में है, जिसने कलेक्ट किया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, किस दिन कलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये चीजें इसमें लिखी रहती है यहाँ पे इस तरीके से इधर। अब मान लो आप किसी म्यूजियम में हो, आपके स्कूल में भी कुछ हर्बेरियम शीट्स होंगी जिसमें से आपको देख के पढ़ाया जाता है, मतलब आपको दिखाया जाता है कि देख लो इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। तो हर म्यूजियम्स में तो कई सारी होती है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, नेशनल पार्क कैलकाटा, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इसमें तो लैक्स में हर्बेरियम शीट्स हैं। तो हर्बेरियम शीट एक क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, एक क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। बेटा एक चीज याद रखिए कि आप इसको केवल प्लांट्स के लिए ही कर सकते हैं। चलिए अगला, बोटानिकल गार्डन्स, अगेन बोटानिकल नाम प्लांट्स के लिए है। ये बेटा आर्टिफिशियली गार्डन बनाए गए होते हैं, ये पहले से बने हुए नहीं होते, ये कोई खेत बगार गलियारा नहीं है, ये बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा। तो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, जहाँ पे आपने सीड बैंक्स भी बना रखे हैं, सीड्स को इकट्ठा कर रखा है, कलेक्ट कर रखा है। कुछ बोटानिकल गार्डन, जैसे एक तो अपना नोएडा में है अगर कोई यहीं रहता हो, एक रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू लंदन में, इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता में, नेशनल बोटानिकल गार्डन आपका लखनऊ में। सो यहाँ पे बेटा आपका क्या होता है, ग्रीन हाउसेज होते हैं। ग्रीन हाउसेज मतलब कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत सर्दियों में ग्रो नहीं कर पाते, तो आप ऐसे ग्रीन हाउस में उसको ग्रो कराते हो। ग्लास का बना रहता है, ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, वार्मथ देता है। टेस्ट ग्राउंड्स होते हैं, कोई टेस्टिंग करनी है, कोई ब्रीड बनानी है, लेट्स सपोज 2 प्लांट को मिक्स करके आपस में पॉलिनेशन करा के देखना है कि कैसा बनता है, ऐसे टेस्ट आप कर सकते हो, लैब में कल्चर कर सकते हो। हर्बेरियम इसमें होते हैं। आर्बोट्रियम, आर्बोट्रियम मतलब ट्रीज वगैरह से रिलेटेड, जहाँ पे आप कल्टीवेटेड फॉरेस्ट को, यहाँ मतलब जो बड़े बड़े पेड़ है उसको वहाँ पे ग्रो कराते हो। यहाँ पे भी इनके बारे में वो सब जगह लिखा रहता है। नेक्स्ट वी हैव ज़ूलॉजिकल पार्क्स।
सो जूलॉजिकल पार्क्स में बेटा आपके एनिमल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका एक फायदा ये है कि ये बेटा एक तरीके का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि आप एनिमल्स को एक नेचुरल जगह से हटके उसको प्रिजर्व कर रहे हो। एक्स मतलब बाहर, आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। लेट्स सपोज मेरे पास एक फॉरेस्ट में एलिफेंट कम हो रहे हैं, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ूंगी तो हो सकता है वो खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, उनको लेके आऊंगी और मैंने उनको जू में रखा, वहां पे कोशिश करूंगी उनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं और उनकी जनता को बढ़ाऊंगी। जब वो नॉर्मल हो जाएंगे देन वी कैन अगेन पुट देम इन दी फॉरेस्ट। सो यहाँ पे एक ये फायदा होता है, इस मोटिव से इनको रखा जाता है जू में। और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, तो जैसे केजेस में यहाँ पे उनके बारे में सब कुछ लिखा रहता है। म्यूजियम तुम्हारे स्कूल में भी होगा। स्कूल का म्यूजियम कैसा होता है बताऊं? बच्चे कहते हैं हमारे म्यूजियम नहीं है, तो मैं बताती हूँ बच्चा म्यूजियम है। तुम्हारी बायोलॉजी की लैब तो होगी, लैब में वो देखा है वहाँ पे बने रहते कुछ कुछ ग्लास के वायल्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ एनिमल्स, जिससे तुम्हारी टीचर तुमको स्पॉटिंग कराती है। तो बेटा दीज आर म्यूजियम। तो म्यूजियम का मतलब ये नहीं है कोई बड़ा सा आलीशान बढ़िया म्यूजियम होगा, नहीं। म्यूजियम मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप डेड ऑर्गेनिज्म को रखते हो। म्यूजियम बेटा इज फॉर ओनली प्रिजर्व। आप यहाँ पे कभी भी लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं रखते हो, ठीक है, लाइव से नहीं पढ़ाते हो, कंकाल वगैरह। तो इसमें अक्सर फॉर्मेलिन, एसीटोन ये सब उसमें यूज़ किया जाता है ताकि इसकी ये चीज़ें खराब ना हो, टिश्यूज़ खराब ना हो। ड्राई प्रिजर्वेशन भी होती है। तो जैसे कि मतलब आपने उसके अंदर का सारा विसरा निकाल दिया, ऑर्गन्स निकाल दिए और उसके अंदर कॉटन को स्टफ कर दिया ताकि वो खराब ना हो, आप उसको देख पा रहे हो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी। और ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कीज। अब कीज को समझाने का सिंपल तरीका ऐसा है, ये कीज बेटा क्लासिफाई करने में मदद करती हैं। कैसे? तो जो मैं आपको बोल रही थी, आप एक पौधा लेके गए एक लाइब्रेरी में जहाँ पे ऐसी किताब होगी और अब आप उससे पढ़ करके क्लासिफाई कर रहे हो, तो आप कैसे देखोगे? मान लो आपने देखा तो आप देखोगे भाई क्या उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू है तो भाई ये टेरिडोफाइट के आगे ही होगा, ना ये एल्गी होगा ना ये ब्रायोफाइट होगा। तो ये वाली कैंसिल हो जाती है, आप इसमें पढ़ोगे। फिर आप देखोगे क्या उसमें सीड है या नहीं है। सीड है तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हो सकता है, टेरिडोफाइट नहीं हो सकता। अगर सीड है तो क्या फ्लावर है तो एंजियोस्पर्म होगा, नहीं है तो भाई आपका जिम्नोस्पर्म होगा। सो ये यहाँ पे इसी तरीके से एनिमल्स में भी कर सकते हैं कि क्या उसके पास फर है कि नहीं है, नहीं है क्या है, स्किन है, ड्राई है, क्या है। इस तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। सो देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। एक होता है कपलेट, तो जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है कि क्या उसके पास सीड्स है कि नहीं है, ये मेरा एक कपलेट होता है। अब सीड नहीं है इसके पास तो आप नई वाले में आगे बढ़ोगे, दैट इज अ लीड जो आपको आगे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने पे मदद करती है। मतलब उन दोनों में से एक स्टेटमेंट। एंड विद दिस थिंग ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही मजेदार चैप्टर, डरने वाला चैप्टर, लेकिन डरेंगे नहीं, अच्छे से प्यार से इसको आराम से कंप्लीट करेंगे। सो हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।